हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ रहे थे स्टेटिस्टिक्स के अंदर हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ कंबाइंड मीन, कि कंबाइंड मीन क्या होता है, उस पर कुछ एग्जांपल्स हमने करके देखी थी। आज हम बात करते हैं स्टेटिस्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए। टॉपिक का नाम है द वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। छोटी सी बात हम इसमें करते हैं लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चल आइए डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं आखिरी वेटेड मीन कहता क्या है। कहता है कि इफ अगर W1 W2 से लेकर Wn तक आर द वेट्स ऑफ असाइंड वैल्यूज, कुछ भी आपको वैल्यूज असाइन की हुई हो उसके ऊपर एक वेट असाइन हुआ हुआ। यहाँ पे वेट का मतलब वजन नहीं है, यहाँ पर जो वेट का मतलब है वो सिंपल फॉर्म में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो यहाँ वेट का मतलब है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस कितनी देना चाहते हो किसी चीज़ को, वो क्या कहलाता है? वेट कहलाता है इन स्टैटिस्टिक्स। अगर आप दूसरे सब्जेक्टों में जाओ तो वेट्स के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेट का मतलब है वो क्या है? जस्ट इम्पोर्टेंस। क्या आप इम्पोर्टेंस कितनी देते हो किसी भी चीज़ को। चलो जी, कहता है कि असाइन वैल्यूज को मैंने दी और आपका जो वेटेड मीन है वो डिफाइन किया जाता है इस तरीके से कि आपको समीशन करना है मल्टीप्लाई करके किसको? अपने वैल्यू को अपने वेट से और प्लस करना है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ वेट से आपको क्या करना है? टोटल इंपॉर्टेंस से क्या करना है? डिवाइड करना है। अब बोलोगे सर ये बात मेरे समझ में नहीं आई। अब जरा मैं आपको बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ना, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैंने कहा यहाँ पे लिखा मैंने फिजिक्स, यहाँ पे लिखा मैंने केमिस्ट्री और यहाँ पे लिखा मैंने मैथ्स। अब बात करते हैं इसकी परसेंटेजेस की, ठीक है। और परसेंटेजेस से मुराद आप ऐसे ले लो कि आपने पेपर दिया और अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखना कैसे लेता हूँ। बात करेंगे, अगर मैं इंपॉर्टेंस यहाँ पे लूँ तो मैंने कहा आपने थोड़ी देर के लिए मान लो 70 मार्क्स आपने फिजिक्स में कैरी किए, ऑब्टेन किए, उठाए पेपर में। और केमिस्ट्री के अंदर आपने 60 मार्क्स उठाए और मैथ्स के अंदर आपने 50 मार्क्स उठाए, उठा लिए। उठाने के बाद जब आप, मैंने बोला फिजिक्स जो है मान लो वो 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट था, मान लो केमिस्ट्री भी 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट था, लेकिन मैथ्स आपका 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट आवर्स का मतलब समझ सकते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, हायर रेंजिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे जरा बात को जहन में रखना कि आप अपने दोस्तों से कहते होगे यार अगर मैं मेजर पेपर के अंदर मार्क्स अच्छे उठा लूँ तो मेरी परसेंटेज बढ़ जाएगी। ऐसा ही होता है। अगर मैं मेजर सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स अच्छे उठा लूँ तो क्या होगा? मेरी जो परसेंटेज है, मतलब जो मेरा रिजल्ट है वो बढ़ सकता है। अगर इनके अंदर मार्क्स ज्यादा उठा भी लेता हूँ तो मेरे पास इतने मार्क्स मेरे नहीं बढ़ेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो दिस इज द इम्पोर्टेंस कि मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि इसको 3 क्रेडिट आवर्स का कर दिया, अनटिल एंड अनलेस कि हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है सिर्फ 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं आपके आसानी के लिख देता हूँ, ये आपके मार्क्स हैं और ये आपके क्या हैं? वेट्स हैं। और वेट्स का मतलब क्या होता है? जस्ट इंपॉर्टेंस। ये बात याद रखना है। अगर मैं इसका वेटेड मीन कैलकुलेट करूं, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोच लो कि मैं परसेंटेज के लिए बात कर रहा हूं कि आपके मार्क्स कितने एवरेज आने चाहिए थे। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर मैं वेटेड मीन को अगर मैं क्या कहते हैं निकालता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला मेरा क्या होना चाहिए? W1 X1, दिस इज द वेट, दिस इज द मेरे मार्क्स थे कि नहीं, एक्स वैल्यूज हैं। तो x वैल्यूज को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई? 70 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। और टोटल वेट्स कितने हैं? 3 4 5, ये आ जाएगा 5। अगर मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 56%। एक तरीके से मान लो 56% आ गया। तो ये मेरा क्या निकल गया? मीन निकल गया। नहीं, मैंने अगर इतने इतने मार्क्स सब्जेक्ट्स में उठा लिए तो मेरे साथ क्या हुआ? मेरी जो परसेंटेज बनेगी वो 56 बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। अब यहाँ आपको समझ में आने लगा कि वेट्स इंपॉर्टेंस के क्यों जरूरी है। अगर मैं आपसे मान लूँ थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि मैं केमिस्ट्री को 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट कर देता हूँ और मैथ्स को भी मैं 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट कर देता हूँ। हुआ क्या? वेट तो अभी भी, टोटल नंबर ऑफ वेट तो अभी भी सेम है, लेकिन क्या हुआ कि मैंने जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी उसमें मेरे मार्क्स थोड़े से ज्यादा हैं। यार क्या बात हुई? मैंने इंपॉर्टेंस इसको दे दिया, मेरा मेजर सब्जेक्ट क्या बन गया? केमिस्ट्री बन गया। अब केमिस्ट्री में अगर मेरा वेट ज्यादा है तो इसमें मार्क्स कितने आ गए? 60 आ गए। अब जब मैं वेटेड मीन कैलकुलेट करूंगा तो आप देख सकते हो 70 इंटू 1, 60 इंटू 3 और 50 इंटू 1। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरी ऑब्वियसली मेरी परसेंटेज जो है वो कितनी बन जाएगी? 58 बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ?
मेरे वेट तो सेम रहे लेकिन मैंने इंपॉर्टेंस अब केमिस्ट्री को दी, उसमें मैंने ज्यादा मार्क्स उठा लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी परसेंटेज बढ़ गई। तो सिर्फ इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वेटेड मीन क्या होता है, आपके बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज के अंदर, क्या आप ही डेली लाइफ के अंदर ही बहुत यूज कर रहे होते हो। वो कैसे, मैंने आपको बताया कि आप परसेंटेजेस निकाल के देख रहे होते हो, तो यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो फिर समझ लो एक दफा और कि वेटेड मीन क्या होता है, कि आपने जिस सब्जेक्ट को नहीं, जो सब्जेक्ट आपका मेजर है, यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट आपका मेजर है उसको आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उसमें आपके मार्क्स हाई हैं, भले आपके माइनर सब्जेक्ट में मार्क्स भले कम हो, अगर मेजर में आपके ज्यादा है तो आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आपके माइनर सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा हैं और उसका वेट कम है, उसको इंपॉर्टेंस इतनी नहीं दी गई, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स में कमी आ जाए, आपके मार्क्स उतने ना आ पाए। समझ पा रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड द वेटेड मीन। अब इसको यहाँ तक आपने, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। अब इसको यहाँ तक लिखो, इस पे 2 से 3 प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम छोटी सी बात इस पर और करेंगे, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। जल्दी से लिख लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन है और उसी एग्जाम्पल पर है जो मैंने आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताई, तो देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कहता है कि एक एग्जाम आपके पास चल रहा है और कहता है कि डिफरेंट उसके अंदर वेट्स असाइन किए गए, अलग अलग सब्जेक्ट्स को नहीं, डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंस हर एक सब्जेक्ट को दी गई है। कौन कौन सी? कह रहा है फिजिक्स को 2 इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी फिजिक्स मान लो 2 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी 1 है, मैथ्स को 2 क्रेडिट आवर्स का कर दिया। अब कह रहा है एक स्टूडेंट ने स्कोर किया कितना, 60 इन फिजिक्स, 60 फिजिक्स में उठाए, 70 केमिस्ट्री में उठाए, 70 ही इंग्लिश में उठाए और 80 उठा ली मैथ्स के अंदर। तो वेटेड मीन क्या होगा? वेटेड मीन आपको मैं बता चुका हूं, बस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अच्छा जी, अब यहाँ हम बात करते हैं, तो बात कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर एक बात याद रखें कि इसमें से निकाल लो आपको इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई? सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स का मतलब कौन कौन से भाई? सबसे पहला फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री है, फिर इंग्लिश है, फिर मैथ्स है। आपके पास ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और इनके क्रेडिट आवर्स लिख लेता हूँ। इनसे पहले आपने स्कोर कितना किया, जो कि आपकी एक्स की वैल्यूज होती हैं, स्कॉल्ड स्कोर। स्कोर कितना किया? अच्छा थोड़ा सा स्पीच लग रहा है, यहाँ से लिखते हैं, आपने स्कोर कितना किया वो क्या कहलाएगा आपका, एक्स आई की वैल्यूज। तो भाई देखते हैं, फिजिक्स में आपने स्कोर कितना किया था भाई, 60, यहाँ आ गया 60। केमिस्ट्री में स्कोर कितना किया था आपने, 70, ठीक है। इंग्लिश में कितना किया था, 70। मैथ्स में कितना किया था, 80। और इनके क्रेडिट आवर क्या थे, इनके वेट्स क्या थे, जो कि आपको WI बताएगा। क्या थे भाई, वेट्स क्या थे? इनके वेट्स आपके पास थे भाई, फिजिक्स 2 का क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट था, ये दोनों 1 के थे, और लास्ट में ये भी 2 का था। तो ये मैंने एक आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से मैं क्या करूंगा, अपने वेटेड मीन को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो आप देख लो कैसे करते हैं। अब देखो, वेटेड मीन इक्वल टू भाई सबकी इंपॉर्टेंस को मल्टीप्लाई करो। इनका फॉर्मूला आपको पता है भाई, समीशन ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू आई। ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला सर। भाई 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2, प्लस करो भाई 70 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो 70 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 80 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे देखो टोटल वेट्स कितने हैं, 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो, सिंपल। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास रिजल्ट आएगा 420। जब आप इसको 6 से कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई 70। तो यहाँ पे आपका जो वेटेड मीन होगा कितना होगा, 70 होगा। मुश्किल था, बहुत ज्यादा आसान था। तो वेटेड मीन आपसे बस इतना ही कहता है। अब आपको बाद एक और एग्जांपल लेके आता हूँ। हो सकता है आपको कोई बगैर वैल्यू दिए इन टर्म ऑफ एक्सप्रेशंस पूछ ले, तो क्या करोगे? उसके लिए भी एग्जांपल मेरे पास है, आपको दिखाता हूँ कैसे। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और उसके वेट आपको दे रखे हैं उसी n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स। बस इतना कह रहा है, और कह रहा है इन सब में से बताओ कौन सा वेटेड मीन होगा। बस इतना पूछ लिया आपसे, आप कैसे निकालोगे? थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, देखो कैसे। अच्छा जी, आपको जो xi की वैल्यूज गिवन है वो कौन सी गिवन है भाई? फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मान लो 1, मान लो 2, कहाँ तक n नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इसके वेट्स कितने दिए गए, WIs। इसके स्क्वायर्स तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं। वेटेड मीन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डब्ल्यू आई और एक्स आई, तो डायरेक्ट निकालने पर डायरेक्ट प्लस कर देंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का क्यूब हो जाएगा, इसको करूंगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, इसको करूंगा 3 का क्यूब हो जाएगा, और चलते चलते n का क्यूब हो जाएगा। ये तो मैंने बना लिया अपना टेबल आसानी से, बिल्कुल 2 मिनट में। ये मेरा बन गया टेबल आ, और ये आ, टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद मुझे क्या करना है, वेटेड मीन निकालना। अच्छा, यहाँ पर हम 2 बातें याद रख के चलेंगे, क्यों, ये आपको पता होनी चाहिए भाई। समेशन ऑफ n क्यूब, कहां से कहां तक, i इज इक्वल्स टू, या फिर आप मान लो हाँ n का क्यूब, समेशन ऑफ n का क्यूब, और n 1 से लेके कहां तक है, n तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू डॉट डॉट n का क्यूब। क्या आपको पता है इसका समेशन किसके बराबर होता है, पता होना चाहिए भाई। कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, बस इतना होता है। ये हम बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ते हैं। तो इसका समेशन तो ये होता है, अगर मैं इसका समेशन निकालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डब्ल्यू आई एक्स आई का समेशन पूरा। अगर मैं डब्ल्यू आई का समेशन क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका टोटल वेट से डिवाइड करूंगा। अब मैं बात करता हूँ समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू n n स्क्वायर की, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर। अब ये समेशन किसके बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 के बराबर होता है। तो ये 2 वैल्यूज थी जो मुझे वेटेड मीन निकालने में कामयाबी देंगी। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ जरा वेटेड मीन। वेटेड मीन कैसे निकलता है, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो सिंपल सी बात है, इसका जरा स्क्वायर खोल देता हूँ। मैंने कहा n स्क्वायर प्लस 1, ओ सॉरी n1 प्लस का होल स्क्वायर डो डिवाइड बाय 4। अब इसको इससे डिवाइड करूंगा, इसका मतलब क्या है, ये पलट के लिखा जाएगा। ये आ गया 6 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये मेरे पास आ गया। अब देखो n प्लस 1 से एक n प्लस 1 कैंसिल हो सकता है, एक n से एक n कैंसिल हो सकता है, और कुछ चीज कैंसिल हो सकती है, तो वो देख लेंगे हम भाई। देखो और क्या हो सकता है, हाँ ठीक है, देखो भाई 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर देख सकते हो आप n स्क्वायर नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। अब हम डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे लिखो 3 टाइम्स n प्लस 1 और साथ में एक n डिवाइड बाय 2 टाइम्स 2n प्लस 1, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, वेटेड मीन निकल के आ गया। तो ऐसे वेटेड मीन इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा आसानी से, कोई मुश्किल ऐसी बात नहीं थी। तो हमने इसको आराम से कैलकुलेट कर लिया, और इन चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं आपका कौन सा आंसर आ रहा है। भाई ये तो हो नहीं सकता, ये भी n-1 आ गया, इसी को टर्म है नहीं, ये बिल्कुल सेम लग रही है पर एक n का फर्क आ गया। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर क्या हुआ भाई, नन हो गया, इसमें कोई आपका आंसर था ही नहीं। तो भाई ठीक है, तो एक्चुअल मीन आपके पास क्या है, द वेटेड मीन ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 3n टाइम्स n प्लस 1 और 2 टाइम्स 2n प्लस 1, दिस इज कॉल्ड द वेटेड मीन। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर एक बात और करते हैं। मान लो एक तरीके से मैं आपको बात करूं, चल लीजिए लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट नोट के ऊपर, इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट आपके पास मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि हमारा मीन का टॉपिक माशाल्लाह से खत्म हो चुका है। लास्ट टॉपिक था इसका वेटेड मीन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मीन इज हाईली अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। अब आउटलायर मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपको मिसाल देकर समझाऊंगा, बेहतरीन से समझ में आएगी कि इसी वजह से, कोई नोट पढ़ते हैं पहले, कह रहा है कि मीन जो है वो हाईली अफेक्ट हो जाता है किसके साथ, आउटलायर के साथ, या एक्सट्रीम वैल्यूज भी आप इसको कह सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। यानी जितना भी हमने मीन पढ़ा, ये आउटलायर्स यानी एक्सट्रीम वैल्यूज या बड़ी वैल्यूज के साथ अफेक्ट हो जाता है, तो ये कभी कभार ऐसा होता है, ये मीन हमारे डेटा को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे। चलो मान लेते हैं हम किसी कंपनी का सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी कंपनी का सर्वे कर रहे हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं कंपनी सर्वे, और इनकी तनख्वाहों की बात कर लेते हैं। कोई 4 बंदे उठा लेता हूँ, मैंने कहा 4 बंदों का नाम हो जाएगा, मान लो अनस, मान लो जमाल, मान लो तैमूर,
और मान लो आखिरी में अरम। ये आपके पास कोई 4 नाम मैंने उठा लिए। अब इन 4 नामों के अंदर मैं इनकी जरा सैलरीज को असाइन करता हूँ। मैं इनकी सैलरीज को असाइन करता हूँ तो मान लो अनस की जो तनख्वाह है वो 10,000 रुपये है, और जमाल की तनख्वाह जो है वो 5,000 है, तैमूर की तनख्वाह जो है वो 15,000 है, लेकिन अरहम की तनख्वाह जो है वो 2 लाख के करीब है इस कंपनी के अंदर। अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि पोस्ट किसकी ज्यादा है पोस्ट किसकी कम है। देखो इन कंपनी के अंदर मैंने इनकी सैलरीज को उठाकर देखा। अब कोई कंपनी का सर्वे करने आता है तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि आपकी कंपनी का मीन क्या है, आपकी कंपनी की सैलरीज का मीन एवरेज क्या है। उसको देखकर ही वो अंदाजा लगा पाएगा कि टोटल यहाँ पर जितने भी बंदे हैं उनकी सैलरीज किस हिसाब से होंगी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनका मीन निकालता हूँ। मीन का मतलब सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। सबको ऐड करो भाई, 10,000, 5,000, 15,000 और 2 लाख, तो ये तकरीबन आपके पास हो जाएंगे 2,30,000 रुपए। तो कितने हो जाएंगे, 2,30,000 रुपए। तो इतने आपके पास टोटल एक्सपेंस बन रहा है। और टोटल कितने हैं, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका जो मीन निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 57,500। यानी कि जो आपके पास दूसरी कंपनी से या कोई बड़ा आदमी देखने आया कि आपकी कंपनी का एवरेज क्या है, वो देख के इसी चीज से अंदाजा लगा लेगा कि आपकी जो सैलरीज पर्सन होंगे वो इतने पैसे तकरीबन हर बंदे को मिलते होंगे। तो मीन का मतलब समझ सकते हो, पर मंथ जो है वो आपके बंदों को सैलरी मिलती होगी। अब यहाँ पर वो तो समझ के चला गया कि आपके भाई जो आपका जो मीन एवरेज है सैलरीज का 57,500 है। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि तकरीबन जो भी मेंबर्स होंगे उन सब की तनख्वाह में, मान लो कंपनी में 4 मेंबर्स थे तो उन चारों मेंबरों की तनख्वाह तकरीबन इस हिसाब से मेंटेन होगी। लेकिन यहाँ पर जो तैमूर होगा और जमाल होगा ये दोनों बोलेंगे यार ये तो हमारे साथ नाइंसाफी, अगला तो हमें गलत समझ के चला गया। मीन तो हमें ये बता रहा है ना कि भाई 57,500 है। हाँ मीन क्या बता रहा है, 57,500 है, लेकिन ये दोनों तो आपस में रो रहे हैं बैठ के। क्यों रो रहे हैं भाई, मेरी तनख्वाह तो कम है, ये तो सामने वाला हमें गलत समझ के चला गया। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने मीन निकाल के सामने वाले को दिखाया वो सही मीन नहीं था। इसका मतलब एक आउटलायर जो अरहम था उसकी 2 लाख तनख्वाह की वजह से आपका मीन इतना ज्यादा इफेक्ट हो गया कि इन तीनों बंदों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ गया। इन तीनों की तनख्वाह इतनी नहीं थी इसके मुकाबले में, मेरे ख्याल से कुछ 10-20% भी होगी। तो इतनी ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे पड़ गया कि सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ा कि हर बंदे की जो तनख्वाह होगी वो 57,500 के करीब होगी। लेकिन बंदे तो ये 3 के 3 रो गए, बोले भाई सर ऐसा कैसे, ऐसे तो है ही नहीं, हमारी तनख्वाह तो 5,000 रुपए, इसमें रोटी भी नहीं आती। तो ऐसे बोलेगा ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो मीन होता है अगर उसमें कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा हो तो वो दूसरे चीजों पर, दूसरी वैल्यूज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए हम मीन को कभी कभार इन केसेस में क्या गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा नहीं मान सकते। समझ पा रहे हो बात को। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर मेरा वेटेड मीन का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द स्टैटिस्टिक्स ऑफ मीडियन। स्टैटिस्टिक्स में मीडियन को कैसे फाइंड किया जाता है डेटा के। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।